अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की थ्योरी हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, तो आज हम एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। आज सबसे पहले हमने बात करनी है MCQs के ऊपर, उसके बाद हमने बात करनी है फिल इन दी ब्लैंक्स पे, उसके बाद हमने बात करनी है ट्रू फॉल्स पे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि MCQs पे। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू ईच स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट वन। कि हर स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छे वाला है, जो सबसे सूटेबल है, उसको हमने टिक करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है बेसिक इज़ कि बेसिक एक है। ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी मशीन लैंग्वेज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। कि एक प्रॉब्लम के लिए कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 1, ऑप्शन नंबर बी 2 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 3, ऑप्शन नंबर डी 4 मल्टीपल यानी कि बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल सही आंसर है। तो अगर आपको याद हो, जब हम बात कर रहे थे, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हर सिचुएशन के आप कह लो जो हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं उसके मल्टीपल हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उनमें से हम जो सूटेबल होता है, जो सबसे बेस्टेस्ट वन होता है, उसको चूज़ करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। कि प्रोग्राम की जो अपग्रेडेशन होती है उससे क्या मुराद है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम इन्हांसमेंट, के प्रोग्राम को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम की पहचान करना, उसके अंदर चीज़ों को ढूंढना जो हमारे पास उसको बेहतर बनाने के अमल करना यहाँ पे। प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम को बनाना। या ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, के प्रोग्राम को लागू करना किसी भी सिस्टम के ऊपर, इसको इंस्टॉल करवाना और उसको आगे फर्दर यूज़ करना। तो प्रोग्राम अपग्रेडेशन से मुराद है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोग्राम इन्हांसमेंट, कि उसी प्रोग्राम के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को ऐड करते जाते हैं ताकि उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको बढ़ाया जा सके। स्टेटमेंट नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम। के 10 झेल में से कौन से वो काम है जो ज़्यादातर एल्गोरिदम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनपुट, कि डाटा को इनपुट करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट शो करवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग, कि जो हमारे पास जो भी काम हम करते हैं यहाँ पे डाटा को प्रोसेस करना, यानी कि जो भी ऑपरेशंस दिए गए होते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए या दूसरे जो ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, वो तमाम के तमाम यहाँ पे किए जाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी ऑल, ये तमाम के तमाम। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी कि इनपुट भी दी जाती है, आउटपुट भी ली जाती है और प्रोसेसिंग भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सूटेबल आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 5 है टाइपोग्राफिकल एरर्स इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर। के जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो टाइपोग्राफिकल एरर्स होते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रन टाइम एरर्स, ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल एरर्स, ऑप्शन नंबर सी सिंटैक्स एरर, या ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूशन एरर। तो सही जवाब है सिंटैक्स एरर्स। स्टेटमेंट नंबर 6 है द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट, कि डायमंड सिंबल जाहिर करता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट को, ऑप्शन नंबर बी डिसीजन मेकिंग को यानी कि फैसला करने की जो हमें फैसला करते हैं उस एबिलिटी को, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग को, या ऑप्शन नंबर डी रिमार्क्स को। तो ऑप्शन नंबर बी डिसीजन मेकिंग सही आंसर है, क्योंकि डायमंड सिंबल के बाद हमको जो भी कंडीशन डायमंड सिंबल के अंदर दी होती है उसके हवाले से हम कोई ना कोई फैसला करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। तो डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिसीजन मेकिंग को। ऑप्शन नंबर 7 डिवीजन बाय ज़ीरो इज़, के ज़ीरो के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड करना क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल एरर, ऑप्शन नंबर सी
रन टाइम एरर या ऑप्शन नंबर डी नॉट एन एरर, कि कोई भी एरर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी रन टाइम एरर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज्ड, कि दर्ज झेल में से कौन से डॉक्यूमेंट है जो किसी भी एक डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को, सॉफ्टवेयर के फ़ीचर्स को ज़ाहिर करती है, और ये भी बताते हैं किन किन तरीक़ों से और कहाँ कहाँ हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी यूज़र मैनुअल या ऑप्शन नंबर डी एल्गोरिदम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूज़र मैनुअल, क्योंकि यूज़र मैनुअल के अंदर हमें सारी डिटेल दी जाती है कि ये सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम है या फिर जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अहम पार्ट है, एक अहम जुज़ है उसका, जिसको इस्तेमाल करते हैं हम यूज़र से उसकी तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो लेते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक एक प्रोग्राम को, एक सॉफ्टवेयर को या एक सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हमारे पास एक तरह का कह सकते हो कि आप जो होता है एक जो प्रॉब्लम होती है उसकी डिटेल होती है, जबकि जो एल्गोरिदम होता है वो जब हम प्रॉब्लम को जो कोडिंग से पहले का अमल होता है वो एल्गोरिदम वाला होता है। स्टेटमेंट नंबर 9 है एल्गोरिदम इज़ के एल्गोरिदम एक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ऑप्शन नंबर बी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट डॉक्यूमेंट है या ऑप्शन नंबर डी यूज़र गाइड या यूज़र गाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 10 है द टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर इज़ यूज टू सॉल्व, कि जो टेक्निक, जो तरीका या हरबा हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर, वो इस्तेमाल की जाती है हल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सिंपल प्रॉब्लम्स, सादा मसाइल को, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पेचीदा मसाइल को, ऑप्शन नंबर सी लार्ज प्रॉब्लम्स, बड़े मसलों को, या ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स यानी कि बड़े और पेचीदा मसलों को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर है, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो हमारे पास बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने के लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर या फिर टॉप डाउन डिज़ाइन जो होता है हमारे पास टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उनको फिर वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम या प्रॉब्लम जो वो हल होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह। स्टेटमेंट नंबर 1 है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, कि हदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी एक ख़ास मसले को हल करने के लिए, उसको कहा जाता है प्रोग्राम। स्टेटमेंट नंबर 2 है द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज डैश ऑफ द लैंग्वेज, के रूल्स यानी कि आप कह सकते हैं कि कवानीन का वो मजमूआ जो किसी भी प्रोग्राम को लिखते हुए हम उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डैश ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो सिंटैक्स की डेफिनेशन थी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज के जो ज़ाबत होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है फ्लो चार्ट इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, कि फ्लो चार्ट एल्गोरिदम की डैश रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसका आंसर है ग्राफिकल, यानी कि फ्लो चार्ट जो होती है वो एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद कि हम मुख्तलिफ सिंबल्स जो होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के हम ओवल शेप को इस्तेमाल करते हैं, हम रेक्टेंगल शेप को इस्तेमाल करते हैं, हम पैरेललोग्राम को करते हैं, हम डायमंड को करते हैं, हम सर्कल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो फ्लो चार्ट होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 है एन एल्गोरिदम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन डैश नंबर ऑफ स्टेप्स, कि जो एल्गोरिदम होता है वो एक डैश
तादाद के अंदर जो स्टेप्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम को हल करता है। तो इसका आंसर है फाइनाइट, यानी कि महदूद चंद एक गिने चुने प्रॉब्लम्स को हम जो स्टेप्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 5 है ड्यूरिंग डैश अ प्रोग्राम इज डीकम्पोज इनटू मल्टीपल सब प्रोग्राम्स, के डैश के दौरान हम एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ सब प्रोग्राम्स के अंदर तोड़ते हैं या उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो उसका जवाब है एनालिसिस, यानी कि जब हम किसी भी प्रोग्राम का तज्जिया करते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका तज्जिया करने के लिए उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है या उनको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 6 है डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डैश इन अ प्रोग्राम, कि डीबगिंग एक अमल है जिसके अंदर हम डैश को ढूंढते हैं और ख़त्म करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो इसका आंसर है एरर्स, के डीबगिंग के अंदर हम एरर्स को किसी भी प्रोग्राम के अंदर, जो चाहे वो जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हो, हम उसके अंदर उसको रन करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जितने भी एरर्स होते हैं, चाहे वो रन टाइम हो, लॉजिकल हो या सिंटैक्स एरर हो, उनको ख़त्म किया जाता है, उनको सबसे पहले फाइंड किया जाता है और फिर उनको ख़त्म किया जाता है प्रोग्राम के अंदर से। प्रोग्राम डैश रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द यूज़र इन्वायरमेंट, कि जो प्रोग्राम डैश होता है वो ये बयान करता है कि जो प्रोग्राम होता है उसको हमने यूज़र इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो इसका आंसर है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कि जब हम प्रोग्राम को सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, सिस्टम से मुराद, या फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है यूज़र इन्वायरमेंट, तो यूज़र इन्वायरमेंट हमारे पास बेसिकली सिस्टम ही है जहाँ पे यूज़र उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा, उसको इस्तेमाल करते हुए जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करेगा। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 8 है अक्रंस ऑफ अ डैश एरर्स क्रैशेस द प्रोग्राम, कि जो डैश एरर अगर प्रोग्राम के अंदर होता है तो वो पूरे प्रोग्राम को तबाह कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। ठीक हो गया। तो इसका आंसर है रन टाइम, कि अगर रन टाइम एरर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आता है तो वो पूरे प्रोग्राम को ख़राब कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा कंटेंट है वो ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है सिंटैक्स एरर अकर्स ड्यू टू रॉन्ग प्रॉब्लम लॉजिक, कि जो सिंटैक्स एरर होते हैं वो गलत प्रॉब्लम लॉजिक की वजह से होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर है कि जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास जो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि जब हम टाइप करते हैं, जो टाइपिंग के अंदर हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि गलत स्पेलिंग लिख दिए, सही वर्ड की बजाय गलत वर्ड लिख दिया, तब हमारे पास सिंटैक्स एरर्स अक्कर होते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास टॉप डाउन डिज़ाइन इज़ फॉलो टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि जो टॉप डाउन डिज़ाइन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका आंसर भी फॉल्स है कि टॉप डाउन जो डिज़ाइन होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज वेल एज जो लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट नंबर 3 है डेस्क चेकिंग इज प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम, कि डेस्क चेकिंग एक ऐसा अमल है जिसके दौरान हम किसी भी एल्गोरिदम की जो आप कह लो उसकी वर्किंग होती है उसको वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 4 है डीबगिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, कि जो डीबगिंग का अमल है वो हमारे पास बड़ा अहम हिस्सा होता है एनालिसिस का, यानी कि तज्जिए का। तो डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग कहते हैं फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम, कि ऐसा अमल जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर्स को पहले फाइंड आउट करते हैं फिर उनको रिमूव करते हैं, तो इस अमल को डीबगिंग कहते हैं। तो एनालिसिस के लिए डीबगिंग बहुत ही अहम तरीन हिस्सा होता है। स्टेटमेंट नंबर 5 है एवरी स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इज डॉक्यूमेंट, कि जो हर एक स्टेज होती है प्रोग्राम डेवलपमेंट की उसको डॉक्यूमेंटेड
डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। तो इसका जवाब है फॉल्स यानी कि एफ, कि हर जो स्टेज होती है प्रोग्राम डेवलपमेंट की उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया था। बस चंद एक स्टेजेस होती हैं जिनको हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि यूज़र मैनुअल बनाया जा सके या यूज़र गाइड बनाया जा सके, या फिर जब हम प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं, जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको मदद हमें मिल सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 6, अ रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट, कि जो एक रेक्टेंगल सिंबल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर फॉल्स है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हैं हम इनपुट और आउटपुट के लिए। यहाँ पे गलती से ट्रू लिखा गया लेकिन इसका सही आंसर है फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल सिंबल को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इनपुट या फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। रेक्टेंगल सिंबल को हम प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7 है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट हेल्प एट डेवलपमेंट स्टेज, कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है वो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर मददगार साबित नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है उसके मुताबिक ही तो हम डेवलपमेंट करते हैं प्रोग्राम की। अगर हमें सही रिक्वायरमेंट नहीं मिलेंगी होंगी तो हम सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे, और अगर हम डेवलपमेंट नहीं सही करेंगे तो एट द एंड जो हमें आप कह लो फाइनल गुड्स होंगी या जो हमें रिजल्ट चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 8 है द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि आमतौर पर जो डायरेक्शन होती है किसी भी फ्लो चार्ट की वो दाईं जानिब से बाईं जानिब होती है। तो ये बात भी गलत है। आमतौर पर जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास या तो टॉप टू डाउन होती है यानी कि टॉप टू बॉटम होती है, या फिर लेफ़्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जानिब या फिर ऊपर से नीचे की जानिब हमारे पास ये डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की। स्टेटमेंट नंबर 9 है अनोशन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग कमेंट्स, के अनोशन को इस्तेमाल किया जाता है कमेंट्स को राइट करने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है फॉल्स, क्योंकि इनोशन सिंबल्स को हम रिमार्क्स लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आपको आज के चैप्टर के हवाले से कोई इशू हो, किसी बात की समझ ना लगे आज के टॉपिक पे, तो इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए से आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको आंसर करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।